नवरात्रि के साथ अब विजयदशमी की भी धूम नजर आने लगी है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर दशानंद रावण ही रावण चारों तरफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजयदशमी का पर्व अब नजदीक है। बुराई पर अच्छाई के महत्व को समझाने के लिए हर साल जो है दशहरा मनाया जाता है और रावण के पुतले का दहन किया जाता है। तैयारियां कुछ इस तरीके से हैं कि अभी भी लगातार जो है यहाँ पर रावण बनाए जा रहे हैं, मगर पिछले कई महीनों से ये रावण यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में सड़क किनारे ये रावण खड़े, वो इन्हीं के मेहनत का नतीजा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये इसी तरीके से दिन रात रावण बना रहे हैं। अभी भी इस समय रावण तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अब ये जो इतनी बड़ी संख्या में रावण तैयार किए गए हैं, ये कल तक ये सड़कें खाली हो जाएगी, ये सारे रावण बिक जाएंगे। मगर बड़ी मेहनत इनको लगती है, दिन रात ये लोग इसी तरीके से इन रावणों को तैयार करते हैं। मगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि कितने हर एक साइज के रावण यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। 2 फीट से स्टार्ट होकर ऊंचाई तक जाने वाले सबसे ऊंचे रावण तक 80-90 फीट तक के जो है रावण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनके प्राइजेस की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 500 रुपये से शुरू होकर 80,000 1 लाख रुपए तक का आपको रावण मिलेगा। और इतने महंगे लोग रावण लेते भी हैं और उनका पुतला दहन भी करते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, जिसमें लोग इस रावण का दहन कर कर अपने आसपास से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से बुराई पर अच्छाई की जीत और एक पॉजिटिविटी के लिए इस त्यौहार को जोरों शोरों के साथ मनाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार के दिन दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो कोकीन की, यानी कि इंटरनेशनल, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए की है, उस पूरे एक खेप को बरामद किया है। और इस वक्त हम उसी फैक्ट्री यानी कि उसी गोदाम के बाहर हैं जहां पर इस 200 किलो कोकीन को रखा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5600 करोड़ कीमत की ड्रग्स के बाद उसी खेप के दूसरे कंसाइनमेंट को बरामद किया है, जिसकी कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ कीमत बताई जा रही है। ये दिल्ली का रमेश नगर इलाका है और यहाँ पर इस खबर के बाद हर कोई हैरान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो 2 आरोपी जो हैं ब्रिटेन से, यानी कि वीरेंद्र बसोया, जो कि इस पूरे ड्रग्स का किंगपिन है, उसने 2 लोगों को इंडिया में इस कंसाइनमेंट के लिए भेजा था। पहला कंसाइनमेंट 5600 करोड़ का था, जिसे जिम्मी नाम के शख्स को दिल्ली और दिल्ली के अलावा इसके सटे एनसीआर और दूसरे राज्यों में ठिकाने लगाना था। वहीं दूसरा कंसाइनमेंट 200 किलो कोकीन, यानी कि 2000 करोड़ कीमत का जो ये कंसाइनमेंट था, इसको जिम्मी के साथ आए दूसरे शख्स को इसको ठिकाने लगाना था। उसके बाद जो इस पूरे मामले में ये जानकारी मिली कि एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को वो दूसरा शख्स जो कि ब्रिटेन से आया था जिम्मी के साथ, वो इस गाड़ी को चला रहा था और उसी गाड़ी से इस पूरे कंसाइनमेंट को वो जो है यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। उसके बाद उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए, चेक करते हुए यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची और जब गाड़ी के पास पहुंची तो उस गाड़ी के बेस पर फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस गोदाम तक पहुंची, जहां पर 200 किलो कोकीन रखा हुआ था और जो एक चिप्स के पैकेट के अंदर पूरी तरीके से रैप किया हुआ था। दिल्ली पुलिस 5600 करोड़ के बाद इस 2000 करोड़ की कीमत की ड्रग्स को लेकर एक बड़ी कामयाबी मान रही है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा शख्स है, जिसे यहाँ पर इस गोदाम को उसने किराए पे लिया था, वो इस वक्त बाहर यानी कि विदेश से भागकर ब्रिटेन चला गया है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही कि क्या वाकई वो शख्स ब्रिटेन चला गया या फिर इस वक्त इंडिया में ही मौजूद है। और कितने खेप हैं दिल्ली एनसीआर में, अब स्पेशल सेल के लिए ये एक जांच का विषय बन गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो वो मान रहे हैं कि कोई सिर्फ 5600 या 2000 करोड़ की कीमत की खेप नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े जो खेप हैं वो भी इस वक्त इंडिया दिल्ली में मौजूद है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस जो गोदाम का जो मालिक है,
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस शख्स से भी पूछताछ कर रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही कि क्या किसी तरीके का कोई वेरिफिकेशन या कुछ ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि जानकारी मिल रही कि दूसरा जो शख्स जिसने इस गोदाम को हायर किया था उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन दूसरा जो पहला एक शख्स है उसका नाम जिमी बताया गया। ये दोनों ब्रिटेन से यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 200 किलो कोकीन और 562 किलो कोकीन के अलावा क्या देश की राजधानी दिल्ली में कुछ और बड़े कंसाइनमेंट पहुंचे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने रेड को कंडक्ट कर रही है। दुर्गा पूजा के बाद बिहार में नेता एक बार फिर से चुनावी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन चुनावी यात्राओं का सिलसिला अभी से ही शुरू हो चुका है। 16 अक्टूबर को तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दूसरे चरण में अन्य जिलों का दौरा करेंगे, लेकिन उनकी यात्रा से पहले अब गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की यात्रा चर्चा में आ चुकी है। दरअसल गिरिराज सिंह ने ये ऐलान किया है कि 18 अक्टूबर से वो यात्रा पर निकलेंगे और उनकी इस यात्रा का नाम होगा हिंदू स्वाभिमान यात्रा। इस यात्रा की अगर बात करें तो भागलपुर से 18 अक्टूबर को इस यात्रा की शुरुआत होगी और 22 अक्टूबर को किशनगंज में इसका समापन होगा। गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा के बारे में कहते हैं कि हिंदुओं को जगाने का वक्त आ चुका है और उन्होंने किशनगंज, अररिया और मुस्लिम बहुल जिलों को इसलिए चुना है ताकि वहां के हिंदुओं को जगाया जा सके और खास तौर पर बांग्लादेश से इन इलाकों में यानी सीमांचल के इलाकों में जिस तरह से घुसपैठ की जाती है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा सके। अब गिरिराज सिंह की इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर गिरिराज सिंह को लपेटने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। अब देखने वाली बात होती है कि गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को कितना माइलेज मिलता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। देश भर में आज अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और मेरी मौजूदगी झंडेवाला देवी मंदिर में है। सबसे पहले अपने दर्शकों को देवी मैया के दर्शन जो है वो कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से देवी मैया को आज लाल वस्त्र पहनाकर सजाया गया है। वहीं अगर आप श्रृंगार भी देखेंगे तो अलग तरीके से आज श्रृंगार जो है नथ पहनाकर, बालियां पहनाकर माँ का किया गया है और वहीं मोतियों की हार जो है वो भी आज माँ को पहनाया गया है। और अगर पूरे मंदिर परिसर में भी देखेंगे तो तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। वहीं अगर आगे भी देखेंगे तो पूरी तरीके से हर तरफ जो दर्शन के लिए भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें जो है वो मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। पहले दर्शन करने के लिए झंडेवाला देवी मंदिर में पहुंच रहे हैं भक्त और उसके बाद कन्या पूजन जो है वो भी यहाँ पर जो है भक्त करेंगे। और वहीं अगर मंदिर परिसर की भी बात करें तो मंदिर परिसर में भी आज कन्या पूजन जो है वो कराया जाएगा। और अगर आपको लंबी कतारों की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं लंबी कतारें जो है वो मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। दूर दराज से भक्त जो है वो झंडेवाला देवी मंदिर पहुंचते हैं और माँ की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब नजर आते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं तो लगातार जहाँ एक तरफ भक्त दर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन जो है वो लगातार मंदिर परिसर में चल रहे हैं। जहाँ भक्त दर्शन करके कुछ लोग निकल जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर वो भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो वहाँ पर रुककर भजन कीर्तन कर सकते हैं और उसके बाद आरती जो है वो भी यहाँ पर होती है। और ये देखिए कन्याएं जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कन्या जी को भी लेकर आए हैं, लंगूर को भी लेकर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से भक्त जो है वो बेहद ज्यादा उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। इन 9 दिनों में एक पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो चारों तरफ रहता है। अब जब समाप्ति की ओर है उसको लेकर भी भक्तों ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। दशहरा भी है, उसके बाद त्योहारों की शुरुआत जो है वो भी कह सकते हैं कि हो गई है शुरू। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस समय हम मौजूद है राजधानी जयपुर की उस जगह पर जहां पर राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा 105 फीट ऊंचा और लंबा रावण दहन किया जाता है।
विजयदशमी के पावन पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व को समझने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। मगर राजधानी जयपुर में हर साल इसी तरह यहाँ पर आदर्श नगर में ये 105 फीट लंबा और ऊंचा जो है रावण का दहन किया जाता है। तस्वीरें सीधी तौर से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब विजयदशमी का जो त्यौहार है वो नज़दीक है, तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। दिन रात लगकर कारीगर इन रावणों को तैयार कर रहे हैं और विजयदशमी के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है और फिर इस रावण का दहन किया जाता है। हर साल यहाँ पर जो है जन्माष्टमी से ये कारीगर बाहर से बुलाए जाते हैं और जन्माष्टमी से इन रावणों को बनाना स्टार्ट करते हैं। करीबन 2 महीने के बाद ये रावण बन के तैयार होते हैं। दिन रात जो है कहे कि मेहनत करते हैं और इन रावणों को तैयार करते हैं। एक 90 फीट का कुंभकर्ण बनाया गया है और 105 फीट का रावण बनाया गया है। विजयदशमी के दिन राजधानी जयपुर के लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रावण दहन को देखने के लिए अलग अलग जगहों के साथ से तो लोग आते ही है, साथ में जो है विधायक, मंत्री, सांसद भी यहाँ पर इस विजयदशमी के त्यौहार पर जो रावण दहन किया जाता है, जो राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा रावण है, इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का भूख हड़ताल अभी भी जारी है। कोलकाता का मेट्रो चैनल में लगातार 140 घंटा वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का 6 डॉक्टर अभी भी हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि 7 डॉक्टर्स जो भूख हड़ताल कर रहा था उसके अंदर में अनिकेत महातो जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर है, उनका तबीयत कल रात को खराब हुआ था। उसके बाद ही कल रात को उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। मगर अभी भी फिलहाल और भी जो 6 डॉक्टर है, डॉक्टर स्निग्धा, डॉक्टर तनया, डॉक्टर शायंतनी, डॉक्टर पुलस्त्य, डॉक्टर अर्णव, ये 6 जो डॉक्टर वो अभी भी ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर अनिकेत महातो वो अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आईसीयू में भर्ती है और उनका जो हेल्थ का सिचुएशन, वो हेल्थ सिचुएशन कंटिन्यूअसली क्लोज मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से देखा जा रहा है कि उनका बीपी कितना है, उनका प्रेशर कितना है, उनका शरीर में सीबीजी का परिमाण कितना है, वो हर वक्त मॉनिटर किया जा रहा है और हर घंटे पर उन लोगों का जो रिपोर्ट एकदम बोर्ड में लगाया जा रहा है। फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स है वो अभी भी लगातार हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। करीब 140 घंटे होने लगा है मगर अभी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से उनके साथ कोई बातचीत नहीं किया गया। तो सवाल इसी जगह से आ रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों का ये जो हंगर स्ट्राइक ये खत्म करने के लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या उन लोगों के साथ मीटिंग होगा, क्या उन लोगों के साथ जो डिमांड है वो डिमांड कंप्लीट किया जाएगा, ये सवाल ही आम लोगों के मन में है। अभी भी जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट में आम लोग भी दूर दूर से आकर शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल का हर एक कोने से लोग आकर शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर्स है वो जूनियर डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये हड़ताल जो है ये किया जा रहा है। अमित धनुष के साथ इंडिया न्यूज कोलकाता। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के हवाले से मीटिंगों का दौर जो है इस समय चल रहा है और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग जो है अब से कुछ देर बाद होने वाली है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से किन किन को मंत्रालय में जगह दी जाएगी। फिलहाल हम इस समय मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के बाहर और यहाँ पर भी सुबह से कई सारी सरगर्मियां हमने देखी। खासतौर पर कई सारे एमएलए जो है यहाँ पर दिखे और मकसद ये है कि यहाँ पर सरकार बनाने के हवाले से जो दावा करने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो क्या आज गवर्नर को मिलते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल कई सारे विधायकों से हमने बात की जिनके कहने के मुताबिक वो पहले कांग्रेस के साथ भी एक मीटिंग करेंगे और जो मीटिंग होगी उसमें से जो निकल के सामने आ जाएगा उसके बाद ही वो जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दावा करेंगे सरकार बनाने के हवाले से। फिलहाल हम आपको बता दें कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी विधायक दल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह साफ किया गया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला को भी इस बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है नामजद किया गया है। और साथ साथ ये भी डिमांड रही, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है उनको दिया जाए और डिप्टी स्पीकर के लिए भी कांग्रेस जो है अपना प्रस्ताव रख रही है। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और माता रानी के जयकारे से पूरा कटिहार गूंज उठा है। इसी बीच हम आज कटिहार में पहुंचे हैं और कटिहार का यह
देवी माँ का स्थान है, माता दुर्गा का स्थान है, और नवरात्र का आज अष्टमी और नवमी दोनों है। हमारे साथ एक महिला है, उस महिला से हम बात करते हैं। ये महिला बेसिक में मुसलमान है और आज हिंदू मंदिरों में इनकी आस्था को देखते हुए आज एक छोटे बच्चे के लिए जो मन्नत थी, उन मन्नतों को पूरा किया गया, और उसके बाद इनका जो आस्था है उस आस्था के बारे में जानते हैं कि कैसे ये यहाँ तक पहुंची। की नाम बोले? जायदा खातून। खातून जी, आप जो यहाँ आए, क्या आस्था रहा था, कैसे आए? हम आए, आस्था यही हुआ कि हमारा पुत्र को बाल बच्चा हो गया, भला हो गया, तो वो भले खुशी से आए हैं देने के लिए भलाई। पाठा आपके पुत्रों का बच्चा उच्चा नहीं होता? नहीं। तो कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे? अभी पहुँचे, हमारा घर एक अठारह जिला है। हम जानते थे कि दुर्गा बाबा के यहाँ स्थान है, इसीलिए पहुँच गए। हम लोग को जानकारी था। हाँ। तो माता के प्रति जागरूकता, मतलब माता के प्रति ऐसे जगह कैसे कि कैसे माँ के दरबार में आ गए आप? कहते हैं कि माता के दरबार में हर मनोकामना होती है, तो आप माता के दरबार में आपका मनोकामना पूरा हुआ, तो अब क्या करने आए? क्या करने आए? सोचने के लिए आए, मिन्नत जो हम पूरा करने के लिए उसको आए हैं। हमको मिन्नत क्या था? मिन्नत क्या? पाठा। किस बात के लिए मिन्नत मांगे थे? पोती के लिए या पोता के लिए, कोई चीज भी हो जाए, हमारा कोई भी बच्चा हो? हाँ, कोई भी बच्चा हो जाए तो हम पाठा देंगे। उसके लिए मिन्नत मांगे थे, पाठा या तो बलि होता नहीं, बलि नहीं होता तो आखिर कोई चीज तो करना होगा। हम तो देने के लिए तैयार हैं, नहीं हम जो मांगे तो वही नहीं देंगे ला करके। हमको मन खुश हो गया तो हमको भी उसको तो खुश करने के प्रति आस्था है। हाँ, पूरा आस्था है। पूरा आस्था है। सभी धर्म बराबर है, हाँ, सब धर्म को बराबर मान के चलते। हाँ, सब धर्म को, हमको भलाई हो तो सब धर्म को बराबर मानना होगा। हमको माने ने तो यहाँ कैसे आए? निश्चित तौर पे सभी धर्मों को बराबर मानना एक हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक होता है। हिंदुस्तान इसी आस्था के लिए जाना जाता है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस आस्था से और जिस लगन से वो महिला अपने कर्तव्य का निष्ठा को पालन किए। उन्हें एक बच्चे की उम्मीद थी अपने पतों से, लेकिन बच्चा नहीं होने के कारण उन्होंने माता से बच्चा का मांगा, और उनके बच्चा मिलने के बाद निश्चित रूप पे वो जो आस्था था उनका माता भगवती पे, माँ देवी पे, माँ दुर्गा पे, उन्होंने निश्चित रूप पे अपने भगवती माँ के ऊपर आस्था दिखाते हुए अपने कर्म को, कर्तव्य को, निष्ठा को निवाहन किया। अपने सहयोगी रतन कुमार के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज, कटिहार। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, और जिस तरीके से दावा किया जाता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है और आप मुझे इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाए हैं। ऐसे में पुराने कार्यकर्ता, विधायक, जनप्रतिनिधि अब पार्टी के तमाम नेताओं से नाराज चल रहे हैं। आखिरकार उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हाल ही में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया था। उसके पहले विधायक संजय पाठक और अजय बिश्नोई भी इस बात को मीडिया के सामने मुखाबित कर चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल का हाल ही में एसपी के सामने दंडवत का एक सामने वीडियो आया, जिसमें वो एसपी साहब से गुहार लगाते रहे थे कि मध्य प्रदेश में नशाखोरियों पर वो कार्रवाई करें। इसके अलावा कल रात में मध्य प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। देवरी विधायक बिहारी पटेरिया साहब बुजुर्ग विधायक हैं, काफी सीनियर हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और टिकट मिला था और चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। दरअसल हुआ यह था कि वो थाने में पहुंचे थे, एक मृतक परिजन की शिकायत के साथ वहां पर पहुंचे थे। एक राहुल नाम का एक व्यक्ति था, उसके पिता का निधन हो गया था और अस्पताल में जब वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए गया तो उससे 40,000 रुपए की रिश्वत डॉक्टरों के द्वारा मांगी गई। इस बात को लेकर जब पीड़ित ने थाने में शिकायत की तो थाने में पुलिसकर्मियों ने सुनवाई नहीं की। यही कारण था कि पीड़ित ने विधायक से गुहार लगाई। जब विधायक को इस बात की जानकारी मिली तो शाम को 7:30 बजे के वक्त उन्हें फोन किया एसएचओ को। एसएचओ ने सुनवाई फोन पे नहीं की। उसके बाद विधायक रात में 10:30 बजे थाने पर पहुंचे और वहां पर आग्रह किया कि एफआईआर दर्ज की जाए। आखिरकार पुलिस कर्मियों ने उनकी एक ना सुनी। यही कारण था कि विधायक ने तत्काल मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नाम थाना प्रभारी को इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद मध्य प्रदेश में बवाल मच गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मनाने का प्रयास किया, उन्हें फोन किया और देर रात तक आखिरकार मामला सुलटा। उस पीड़ित राहुल की एफआईआर दर्ज हुई, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और विधायक ने जब तमाम बड़े नेताओं ने उनसे बात की, जब इस पूरे मामले में उनने यू टर्न लिया, यानी कि जो दिया हुआ इस्तीफा को वापस ले लिया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये तस्वीर मध्य प्रदेश की बताती है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या सुनवाई है। विधायक यानी कि जनप्रतिनिधि ही न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, तो मध्य प्रदेश में आम लोगों का क्या हो रहा होगा समझा जा सकता है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी राजनीति भी देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके लिए कई लोग राजनीतिक षड्यंत्र भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। बहरहाल विपक्ष इस पूरे मामले में मजा ले रहा है और जिस तरीके से रायता फैल रहा है, उस रायते को बीजेपी तो समेटने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष उस रायते को और फैलाने का काम कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मशहूर कवि दुष्यंत ने जब ये पंक्तियां लिखी, तब हमारा देश आपातकाल के अभिशाप से गुजर रहा था और तब एक 70 साल के बुजुर्ग ने सभी युवाओं से समग्र क्रांति का आह्वान किया और वो 70 साल के बुजुर्ग थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिन्हें आपातकाल के विरोध से जाना जाता है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। अब क्या कुछ खास उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर नेताओं ने, लोगों ने कहा, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पटना का गांधी मैदान वो गवाह है जब 70 साल के उस बुजुर्ग ने कांग्रेस के दमन की लाठी अपने सर पर खाई और लहूलुहान हो गए और उनकी इस तस्वीर को देखकर पूरा देश एकजुट हो गया, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों। अब उस आंदोलन से जो नेता निकले थे, उनमें से कई नाम हम और आप जानते हैं। उनमें से कई नाम हैं मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार। ये वो नेता है जो जयप्रकाश नारायण के आपातकाल के विरोध से निकले थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्या कुछ खास हुआ, किसने क्या कहा, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ पंक्तियां लिखी। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनको सभी लोग नमन करते हैं और याद करते हैं। साथ ही साथ क्यों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके आंदोलन से कई ऐसे विपक्ष के नेता उभर के सामने आए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता थे, चाहे वो अरुण जेटली हों या तमाम नेता हों, जो कि उस आंदोलन से उभरे थे और आज के कई ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व या कहें नेता हैं। नीतीश कुमार उनमें से एक है और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव, जो कि दिग्गज नेता रहे, वो उस आंदोलन से उभरे थे। समग्र आंदोलन जिसकी वजह से इमरजेंसी को वापस लेना पड़ा, यानी इमरजेंसी हटानी पड़ी। जयप्रकाश नारायण वो नाम है। प्रधानमंत्री ने जहां पर एक तरफ अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, तो वहीं आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर राजनीति भी देखने को मिली। क्या कुछ हुआ? अखिलेश यादव, जिनके पिता मुलायम यादव उस ही आंदोलन से उभरे थे, उनकी सरकार के टाइम पे, यानी अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे, उन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की कोशिश की, यानी जयप्रकाश नारायण के लिए एनआईसी एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाने की कोशिश की। लेकिन सरकार बदल गई और उसके बाद जो कन्वेंशन सेंटर था वो पूरा नहीं बन पाया। लेकिन मौजूदा सरकार ने जब रेकी की, तमाम चीजें जो सामने आई, जिसके चलते उस कन्वेंशन सेंटर को सील कर दिया गया। लेकिन अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव उसी कन्वेंशन सेंटर में जाकर, जहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है, मालार्पण करना चाहते थे। अब प्रशासन का ये कहना है कि जब बिल्डिंग सीज है तो आप वहां जाकर मालार्पण ना करें। एक दिन पहले थर्सडे को अखिलेश यादव वहां जाने की कोशिश करते हैं तो टिन की दीवारें जो हैं प्रोटेक्शन के तौर पर वहां पर लगा दी जाती हैं।
और आज अखिलेश यादव वहां जाकर माल्यार्पण नहीं कर पाते, जिसके चलते राजनीति जो है वो तेज हो जाती है, गरमा जाती है। अखिलेश यादव का जहां पर एक सीरीज ऑफ ट्वीट आते हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से ये जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नैरो माइंडेड या बंद सोच को दर्शाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जयप्रकाश नारायण जो कि आंदोलन, जिनका आंदोलन इमरजेंसी के खिलाफ था, जिन्होंने एक पूरा आंदोलन इमरजेंसी के खिलाफ किया, कांग्रेस के खिलाफ किया, आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं करते हैं। और वही अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें ट्रिब्यूट देने से भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में उनको रोकती नजर आई। अब आज बर्थ एनिवर्सरी है उस 70 साल के बुजुर्ग की, जिसने अपने सर पर कांग्रेस के दमन की लाठी खाई। लहूलुहान थे वो, जिन्होंने युवाओं से समग्र क्रांति का आह्वान करने को कहा था। अब आज उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑपोजिशन से ऐसी बातें उठना क्या अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या माल्यार्पण वहीं जाके होना चाहिए था या माल्यार्पण किसी भी तरीके से किया जा सकता था? जब बात आए जयप्रकाश नारायण की, तो क्या राजनीति इस कद्र होनी चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जहां एक तरफ कहना है कि माल्यार्पण करने से यानी फूल माला चढ़ा देने से प्रतिमा में किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, अगर आपको उन्हें सम्मान देना है तो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। यानी जिसके खिलाफ वो लड़े थे, इमरजेंसी के खिलाफ अगर जयप्रकाश नारायण लड़े थे, तो किस तरीके से अखिलेश यादव आज उसी कांग्रेस के साथ एक अलायंस में खड़े हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी यहाँ नहीं चूकते, उन्होंने कहा कि उस आंदोलन से उभरे नेता नीतीश कुमार हैं और अब नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ अखिलेश यादव जो है उन्होंने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया कि किस तरीके से मौजूदा सरकार उनको माल्यार्पण नहीं करने दे रही, ट्रिब्यूट नहीं देने दे रही। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कभी सम्मान दिया ही नहीं। अब मुलायम यादव कितने पार्टीज के साथ अलायंस में रहे थे, लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत रत्न दिया था जयप्रकाश नारायण को। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ सम्मान की बात आ जाती है जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी पर, वहीं सीरीज ऑफ ट्वीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र नेतृत्व के ऑपोजिशन के निकल के सामने आते हैं अपने एक्स अकाउंट पर। तमाम बातें जो हैं उनको याद करके, जयप्रकाश नारायण को याद करके कही जाती है। लेकिन यहाँ पर राजनीति गरमाई इसलिए क्योंकि जहाँ जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल का विरोध किया था, वहीं आज उसी कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आते हैं, अलायंस में नजर आते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कि क्या माल्यार्पण करने से सम्मान दिया जाता है या उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए? क्या इतना बखेड़ा खड़ा होना चाहिए था? अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या उसी कन्वेंशन सेंटर पर जाकर माल्यार्पण किया जाना चाहिए था या एक आइडियोलॉजी के तहत उनको चलना चाहिए, यानी अखिलेश यादव को चलना चाहिए। तो आज जब बर्थ एनिवर्सरी है जयप्रकाश नारायण की, तो देश के प्रधानमंत्री ने जहां उन्हें नमन किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट तो किया ही किया कन्वेंशन सेंटर के बाहर, लेकिन तमाम ट्वीट्स जो हैं आरोप प्रत्यारोप भी लगते नजर आए।